सेकंड पॉइंट है वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो बात करता है फाइट फॉर वुमेन्स बेसिक पॉलिटिकल राइट्स यानी कि वोटिंग राइट की बात करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि 1893 से पहले वुमेन्स को वोटिंग राइट्स ही नहीं थे, उन्हें वोट देने का अधिकार ही नहीं था जो कि मेन के पास था। तब मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट जो कि एक फेमिनिस्ट राइटर है, उन्होंने एक बुक लिखी अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, जो कि 1792 में पब्लिश हुई। जिस बुक में इन्होंने वुमेन्स के बेसिक राइट्स के बारे में बात की थी, वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात की थी स्पेशली, और प्रॉपर्टी राइट, डिग्निटी ऑफ वुमेन्स एंड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो जैसा कि प्रॉपर्टी राइट में बात की गई है कि अगर कोई वुमेन अपने हस्बैंड से अलग होना चाहती है, तो अब वो अगर अलग हो जाती है तो उसके पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी, मीन्स कैसे वो अपनी लाइफ को सरवाइव करेगी आगे। तो इसलिए वुमेन्स के पास भी प्रॉपर्टी राइट्स होना चाहिए। सिर्फ हस्बैंड पे ही वो डिपेंड नहीं होनी चाहिए कि हस्बैंड के पास है तो वो अपनी सारी ज़िंदगी उसी के साथ उसकी सारी ज़िंदगी काट सके। अगर उसको उसके साथ नहीं रहना है तो उसके पास उतने मीन्स प्रॉपर्टी राइट होने चाहिए कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर सके, अपनी पूरी लाइफ बिता सके अच्छे से। डिग्निटी ऑफ वुमेन्स एंड एजुकेशन में, जिसमें कि एजुकेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है वुमेन्स के लिए कि शिक्षा का अधिकार हर एक को होना चाहिए, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। तो वह यहाँ पे इक्वली बात की गई है कि एजुकेशन राइट भी वुमेन्स के लिए होने चाहिए। उन्हें सिर्फ घर पे रह के घर के कामों में ही नहीं बल्कि शिक्षा भी उतनी ही मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। सोशो कल्चर की बात करें तो वुमेन इतनी इंटेलेक्चुअल नहीं है, उनमें इतना ब्रेन नहीं है एज़ कंपैरिजन टू मैन। एम्प्लॉयमेंट में ये था कि कुछ जॉब्स जो कि वुमेन्स के लिए ओपन नहीं थी क्योंकि वुमेन मेन की तरह इंटेलेक्चुअल नहीं है, ऐसा सोचा जाता था। वुमेन्स के लिए कुछ मैनुअल वर्क ही जो कि वुमेन्स को करने चाहिए, जैसे कि कशीदा, सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग एंड ऑल दैट। तो इसमें ये बात की गई है कि सारे वुमेन वर्क प्लेसेस पे वुमेन्स अलाउ होनी चाहिए। यहाँ कुछ कंट्रीज़ मैंने मेंशन की हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटिंग राइट्स वुमेन्स को मिला था। फर्स्ट है न्यूजीलैंड, 1893 में फर्स्ट टाइम यहाँ वुमेन्स को वोटिंग राइट मिले थे। सेकंड था यूएसए, सेकंड है यूके 1917, थर्ड यूएसए 1920 एंड फ्रांस 1944। सेकेंड वेव की बात करें तो इसमें पॉइंट में है सेक्सुअलिटी, रेप, फैमिली, डोमेस्टिक वायलेंस। सेकेंड पॉइंट रिप्रोडक्टिव राइट्स, एबॉर्शन राइट, राइट टू एजुकेशन, इक्वल पोजीशन विथ इक्वल पे, डिमांड फॉर चेंजेस इन कस्टडी लॉज एंड डिवोर्स लॉज। तो सेकेंड में बात की गई है कि जब लड़कियां जो हैं वो इतनी आज़ाद नहीं अब घूम पाती बाहर, उन्हें इतनी परेशानियां होती है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। और जो फैमिली में देखा जाए तो कई ऐसी वुमेन्स हैं जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता है, उन्हें कई चीज़ों के लिए परेशान किया जाता है जैसे दहेज वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों के लिए बात की गई है कि ये सारी चीज़ें वुमेन्स के साथ नहीं होनी चाहिए। उनके हक के लिए बात की गई है कि उन्हें सारे हक मिलने चाहिए कि वो इन सारी परेशानियों से दूर हो सके। सेकंड पॉइंट है रिप्रोडक्टिव राइट्स। अगर किसी वुमेन को बेबी बॉर्न नहीं करना है तो उनके पास वो राइट्स होना चाहिए कि वो अबॉर्शन करा सके। हर राइट्स मैन के पास नहीं होना चाहिए कि वो अगर चाहे तो ही अबॉर्शन हो, नहीं चाहे तो नहीं हो। लेकिन एक वुमेन के लिए ये राइट बहुत ज़रूरी है, तो ये राइट वुमेन के पास भी इक्वली होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन, जैसे कि बताया था कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मैन एंड वुमेन बोथ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इक्वली है, बट गर्ल्स के लिए ज़्यादा, क्योंकि गर्ल्स को इतना नहीं एजुकेशन के लिए इतना प्रोत्साहन दिया जाता है, क्योंकि उन्हें सोसाइटी के नज़र में गर्ल्स के लिए बस कि घर में रहना है, घर संभालना है, खाना पकाना है, घर में फैमिली की देख रेख, बच्चे संभालने, बस इतना ही। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी एजुकेशन की बात की गई है कि वो घर से बाहर जा कर के एजुकेशन अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। नेक्स्ट है इक्वल पोजीशन विथ इक्वल पे। जैसा कि सोसाइटी की नज़र में एक मैन ये पर्टिकुलर काम कर सकता है और फीमेल जो है ये
वो ये काम कर सकती है, ये नहीं कर सकती है। दोनों में इक्वली नहीं बताया जाता है कि दोनों अलग-अलग तरीके से काम कर सकते हैं। तो उस हिसाब से किसी ऑफ़िस में अगर ये काम जो कि एक सिर्फ़ मेन कर सकते हैं, वो वुमेन को नहीं दिया जाता है। तो उस हिसाब से पे भी उनको उतना ही किया जाता है कि अगर वो उनके कम है तो वुमेन्स को कम पे किया जाता है, मेन को ज़्यादा किया जाता है। इक्वली पे करने की यहाँ बात की गई है, इक्वल पोजीशन की बात की गई है कि औरतें जो भी वुमेन्स हैं वो मेन की तरह इक्वली काम कर सकती हैं। उन्हें ये नहीं, सोसाइटी की नज़र में ये नहीं बताना चाहिए कि मैन वुमेन काम नहीं कर सकती, ये इसके लायक नहीं है ये काम, तो वो कमज़ोर है। ये सारी चीज़ें सोसाइटी की नज़र में बताई जाती हैं, जो कि सोच होती है। तो उस हिसाब से उनको वो काम कम दिया जाता है और उनको पे भी कम किया जाता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे बदली गई है। उनकी यहाँ उनकी बात की गई है कि उनको इक्वली मीन्स इक्वल पोजीशन मिलनी चाहिए और इक्वल पे करना चाहिए। नेक्स्ट है डिमांड फॉर चेंजेस इन कस्टडी लॉस एंड डिवोर्स, कि यदि कोई वुमेन अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है तो वो उनके पास वो राइट होना चाहिए कि वो अपने हस्बैंड से अलग हो सके, उसके साथ डिवोर्स ले सके। ये राइट सिर्फ मेन के पास नहीं होना चाहिए कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दे। ये राइट दोनों के पास इक्वली होना चाहिए, वुमेन के पास भी होना चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से अलग हो सकती है। और यदि उनके बच्चे हैं तो कस्टडी राइट भी दोनों के पास इक्वल होना चाहिए, मेन के पास भी उतनी होना चाहिए और वुमेन के पास भी। वुमेन अगर चाहे तो वो अपनी कस्टडी ले सकती है अपने बच्चों की, वो सिर्फ मेन के पास नहीं वो पावर होनी चाहिए, इक्वली होनी चाहिए। तो थर्ड वेव जो है वो बात करता है आइडेंटिटी एंड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, रेस, एथनिसिटी, क्लास के बारे में। और सेकंड है ब्लैक वुमेन के बारे में, वाइट वुमेन के बारे में, पुअर वुमेन के बारे में, रिच वुमेन के बारे में, एंड ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में और जेंडर स्ट्रगल के बारे में। ये जो थर्ड वेव है वो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के क्रिटिक के रूप में आता है, क्योंकि जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म था वो फेमिनिटी की जो डेफिनेशन देता है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो दे देता है। इसलिए ये जो थर्ड वेव है वो क्रिटिसाइज़ करता है। ये जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, आई मीन सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, वो अपर क्लास, मिडिल क्लास, वाइट वुमेन तक ही सीमित रहता है। मीन सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन ऑफ वुमेन्स की डील को नहीं कर रहा था, बल्कि उसे नेगलेक्ट कर दे रहा था। इसलिए थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आता है। ये वेव ऑफ फेमिनिज्म डिफरेंट आइडेंटिटी की बात करता है, मतलब डिफरेंट रेस की बात करता है, डिफरेंट एथनिसिटी की बात करता है, डिफरेंट क्लास की बात करता है। अगर सही से समझा जाए तो रिच और पुअर दोनों के इश्यूज अलग होंगे और मिडिल क्लास और लोअर क्लास वुमेन के इश्यूज अलग होंगे। तो ये इतने ब्रॉड लेवल पे जा कर के थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म डील करता है। मीन्स कि ये जाति परिवर्तन और अन्य जाति जो भी है उन सब के बारे में थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म बात करता है, उनके राइट्स के बारे में बात करता है। जैसे ट्रांसजेंडर की अगर बात करें तो हमारे सोसाइटी में उनको भी एक सम्मान मिलना चाहिए जो कि हर एक जेंडर को मिलता है। उन्हें एक अलग नज़र से नहीं देखना चाहिए कि वो हमारे साथ मैच नहीं करते हैं तो उन्हें हम अलग तरीके से देखें, उन्हें हम वो रिस्पेक्ट ना दें। तो यहाँ पे उनके भी राइट्स के बारे में बात की गई है कि उन्हें भी इक्वली देखना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उन्हें भी। जेंडर स्ट्रगल में अगर देखा जाए तो यहाँ लेस्बियन की बात की गई है, गे की बारे में बात की गई है कि अलग अलग माइंड्स ऑफ जो भी है चलते आ रहे सबके डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड है। तो हर एक हर एक जेंडर को हर एक तरीके से मीन्स पूरे राइट्स, पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए और सबको इक्वली देखना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। फोर्थ फेमिनिज्म की अगर बात करें तो ये यूज़ ऑफ सोशल मीडिया अगेंस्ट बॉडी शेमिंग एट्सेट्रा बहुत सारे हैं। तो अब के टाइम पे होता है कि अगर किसी भी वुमेन को किसी भी तरीके की परेशानी है, किसी भी तरीके से अगर उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या फिर मेंटली हरास किया जा रहा है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो वो उनसे डील कर लेती है आज सोशल मीडिया के थ्रू। पहले के टाइम पे
अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके की समस्या है तो वो शायद सोसाइटी तक शायद वो नहीं बता पाती थी। पर आज के टाइम पे वो यूज़ ऑफ सोशल मीडिया मीन्स इनका यूज़ करके वो सारी अपनी बातें रख लेती है, चाहे वो फ़ेसबुक हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ब्लॉग्स वगैरह। इन सारी चीज़ों का यूज़ करके वो अपनी बातों को सोसाइटी तक, लोगों तक अपनी बातों को रख सकती है। हर तरीके के प्रॉब्लम्स अपनी जो भी है शेयर कर सकती है, किसी भी तरीके की। सेकंड अगेंस्ट बॉडी बॉडी शेमिंग के बारे में यहाँ बात की गई है कि जैसे कोई मोटी है, कोई काली है, कोई शॉर्ट हाइटेड है, तो उनको कमेंट्स लोग पास करते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं कि मोटी है, काली है। तो वो सारी चीज़ों को भी यहाँ बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सबको इक्वली देखना चाहिए, ना कि इस तरह के कमेंट्स पास होने चाहिए किसी गर्ल्स को, किसी वुमेन को। और ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है अपने मतलब हाइट की वजह से या जो भी प्रॉब्लम्स है। और थर्ड है मेल गेज़, मतलब कि कोई भी मेल है जो नॉट एवरीवन, मतलब कुछ होते हैं ऐसे जो बेवजह वुमेन्स को, गर्ल्स को घूरते हैं। तो वो उनको नहीं पसंद आता है, बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो बेवजह इस तरह से घूरना, देखना, तो वो अनकंफर्टेबल फ़ील होता है वुमेन्स को, गर्ल्स को। तो वो यहाँ उस चीज़ की बात करता है कि वो सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 3 मोमेंट्स हैं, मी टू मोमेंट्स, येस ऑल वुमेन ब्रिंग आउट गर्ल्स। तो मी टू मोमेंट्स जो है, मी टू मूवमेंट जो है वो हाई सोसाइटी के जो मेन हैं उनके अगेंस्ट किया गया था और उन्हीं की वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। क्योंकि हाई सोसाइटी के मेंस को लगता है कि वो किसी भी वुमेन के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी बैड बिहेवियर करेंगे, उन्हें मेंटली हैरेस करेंगे तो वो बच जाएंगे, बिकॉज़ उनके पास पावर है, पैसा है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी मी टू मूवमेंट के ज़रिए कि तो ये फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है टोटली सोशल मीडिया के थ्रू ही ये सारी बातें रखी जाती है।